हेलो बच्चों, अट नहीं रही है कविता का तीसरा प्रश्न है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। फागुन में प्रकृति ने फिर नए सिरे से श्रृंगार किया है। पेड़ों पर हरे हरे और लाल आभा देने वाले पत्ते आ गए हैं। डालियां झूम रही हैं। छोटे बड़े सभी रंगों के और तीव्र मधुर सुगंध के पुष्प चारों ओर मुस्कुराते दिखाई देते हैं। दूर दूर तक हरियाली की मखमली चादर बिछी हुई है। इस प्रकार फागुन की सुंदरता के दर्शन हमें सर्वत्र होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे, फागुन में बसंत ऋतु प्रकृति का श्रृंगार करती है। पतझड़ के बाद नए नए हरे लाल आभा युक्त पत्तों से डालियां सज जाती हैं। जगह जगह सुवासित रंग बिरंगे पुष्पों की शोभा देखते ही बनती है। रंग बिरंगी तितलियों का फूलों पर मंडराना और भंवरों का गुनगुनाना जैसे वातावरण को संगीतमय बना देता है। फलों के राजा आम के पेड़ों का बोरों से लद जाना, कोयल की मीठी तान में कूकना, खेतों में तैयार खड़ी फसल का सुनहरा होते हुए पकते के कारण ऋतुओं में ये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, इस कविता के आधार पर निराला जी की काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है कि निराला जी की दोनों कविताओं में छायावादी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकृति चित्रण में उनके भाव पक्ष तथा कला पक्ष अद्वितीय हैं। निराला जी की कविताओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक और कवि के बादल के गरजने के साथ साथ आग्रह कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो में मानवीकरण अलंकार है। शुद्ध सरल खड़ी बोली का प्रयोग है। कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्द भी दिखाई देते हैं। गीतात्मकता का गुण स्पष्ट झलकता है। और उन्होंने इसके अलावा अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। विषय वस्तु के साथ साथ कहीं कहीं कवि का विद्रोह भाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। उनका विद्रोह क्रांति चेतना का अग्रदूत है। मैंने आपको बताया था कि जो बादल राग उनकी कविता है उसमें क्रांति का आह्वान किया गया है। थैंक यू।